बाराबंकी में परिवहन विभाग की रोडवेज बस से सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत के बाद सरकार का चला परिवहन विभाग के अधिकारियों पर हंटर। एआरएम को किया गया निलंबित। आपको बताते चले, बाराबंकी के सफदरगंज थाना क्षेत्र के सफदरगंज चौराहे पर लखनऊ अयोध्या हाईवे पर बीते 2 दिन पूर्व में सड़क दुर्घटना में 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। दरअसल परिवहन विभाग की रोडवेज बस ने एक ऑटो में जोरदार टक्कर मारी, जिस दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद उच्च अधिकारियों ने क्षेत्रीय प्रबंधक एआरएम को दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर जांच करने के लिए निर्देशित किया गया था, जिसके बाद लापरवाही बरतने के आरोप में एआरएम को निलंबित कर दिया गया। सरकार की इस कार्रवाई से रोड परिवहन विभाग में हड़कंप मचा। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी एल संतोष अपने उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे से फिर 22 और 23 जुलाई को आने वाले हैं। आपको बता दें, एक बार फिर से संगठन सरकार और संघ को लेके कहीं ना कहीं एक बार बड़ी चर्चा करते हुए नजर आएंगे बी एल संतोष। बहुत महीने में महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है। इसमें माना जा रहा है कि ओवरऑलिंग करते हुए नजर आएंगे, सरकार के मंत्रियों के साथ सीधा संवाद करेंगे और सरकार के मंत्रियों और अफसरों के बीच में समन्वय बैठाने की कोशिश भी की जाएगी। आपको बता दें कि 80 लोकसभा सीटों को बनाएगा 21 कलेक्टरों के महाप्रभारी और सह प्रभारियों के साथ भी बात करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ पंचायतों पर नजर रहेगी, पंचायत अध्यक्षों के साथ भी चर्चा करते हुए नजर आएंगे बी एल संतोष। माना जा रहा है कि इस बार का जो फीडबैक है 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहना है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह तक की निगाहें उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर है। तो फीडबैक के जरिए माना जा रहा है कि 80 लोकसभा सीट के पहले जहां पे कमियां हैं उसको चुनाव से ऐन पहले ठीक करने की कोशिश की जाएगी। अंत में माना जा रहा है कि बी एल संतोष एक कोर कमेटी की बैठक भी करेंगे, जिसमें प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी सम्मिलित रहेंगे। अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान माना जा रहा है कि बी एल संतोष सरकार, संघ और संगठन तीनों को लेकर आगे के रोड मैप पे तैयारी किस तरह से चल रही है इसको लेकर भी एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे, जिसको बाद में दिल्ली के दरबार में पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि दिल्ली की निगाह इस समय उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री कर्नाटक के बेलगाम में जैन समाज के आचार्य की हत्या के बाद अब जैन समुदाय में आक्रोश पनप रहा है, जिसको लेकर झांसी जिले के अलग अलग तहसील क्षेत्रों में आज जैन समाज के सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और जो भी आरोपी हैं उनको पकड़कर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि कर्नाटक के बेलगाम में जिस तरीके से जैन आचार्य की अपहरण कर दुर्दंत तरीके से हत्या की गई, उसके विरोध में अब जैन समाज सड़कों पर आ गया है, जिसके बाद जैन समाज के जो लोग हैं उन्होंने जल्द से जल्द जो भी हत्यारे हैं उनको पकड़कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है, जिसको लेकर आज मऊरानीपुर और गुरसराय में सैकड़ों जैन समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। बुलंदशहर के नरोरा में स्थित चौधरी चरण सिंह बैराज पर फाटकों के बदलने का कार्य चल रहा है। इस समय तमाम पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश होने के कारण तमाम जनपदों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और ऐसी स्थिति में यहाँ पर फाटकों के बदलने का कार्य चल रहा है। दोनों तरफ, बैराज के दोनों तरफ भयंकर जाम की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर सिंचाई विभाग के एक्शन मौजूद थे। हमने जब उनसे पूछा कि पहाड़ों पे बारिश हो रही है और इस समय आप यहाँ पर फाटकों के बदलने का कार्य कर रहे हैं, ये मेंटेनेंस का कार्य तो पहले भी हो सकता था। तो एक्शन ने हमें बताया कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने में पानी की उपलब्धता बहुत कम रहती है बैराज पर, क्योंकि हमें नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट के लिए भी पानी की सप्लाई अपनी नहर के द्वारा देनी पड़ती है। हम वहाँ का पानी बंद नहीं कर सकते हैं, इसलिए पानी की उपलब्धता के कारण हम इस समय इनकी मरम्मत का कार्य कर रहे हैं। 60 वर्ष से अधिक का पुल हो चुका है। 1962 में इस नरोरा चौधरी चरण सिंह बैराज का निर्माण हुआ था। 60 वर्ष से अधिक हो चुके हैं इस पुल को। समय समय पर ये मरम्मत का कार्य होता रहता है।
लखनऊ नगर निगम के तमाम आला अधिकारियों ने बिना किसी टेंडर के 1100 लाइटों की खरीद कर डाली। आपको बता दें ये लाइटें जो हैं सभी वार्डों में वितरित की गई हैं। हर वार्ड में 10 लाइटें दी गई क्योंकि आज नगर निगम का सदन होना था लेकिन वो स्थगित हो गया। उससे पहले कहीं ना कहीं जो अधिकारी चाह रहे थे कि नगर निगम में जो सदन हो उस दौरान कहीं हंगामा ना हो, जिसके चलते पार्षदों को खुश करने के लिए इन लाइटों का वितरण किया गया। हालांकि इन लाइटों का जो वितरण किया गया उसमें टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। बिना टेंडर के कराए ही लाइटें ठेकेदार से खरीदी गई। और सबसे बड़ी बात है, जिस ठेकेदार से लाइटें ली गई हैं उसका जो अनुबंध था वो 30 अप्रैल को खत्म हो गया था। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतनी जल्दबाजी में लाइटों की खरीद क्यों की गई। लखनऊ नगर हम लोग उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में खड़े हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से आने वाले मुहर्रमों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। इस बीच कई त्योहार हैं लेकिन उसी बीच आज संभल में एडीजी और आईजी संभल पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने सबसे पहले जो पुलिस लाइन है वहां पर सभी अधीनस्थ अधिकारियों जो कि सभी थाना प्रभारी, सीओ, सर्किल सभी के साथ बैठक की। इस बीच उन्होंने क्राइम कंट्रोल के साथ सभी शहर का जायजा लेते हुए सभी को निर्देश दिया कि ताकि कोई भी त्योहार पर किसी तरह से कानून व्यवस्था में चैन न ला सके। फिलहाल उसी तरह से जब एडीजी और डीआईजी दोनों मिलकर और एसपी चक्र मिश्रा सब लोग साथ होकर एक फ्लैग मार्च किया, उन रास्तों पर गुजरे जिस रास्तों से मुहर्रम गुजरते हैं। पूरी तरह से जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि जहां पर हर चौराहे पर उस जगह से सीसीटीवी कैमरे के अलावा ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जाएगी ताकि आसाजमी तत्व के लोग हैं उन पर पूरी तरह से निगरानी रखें और जिस जो हालात हैं उनको किसी तरह से कोई बिगाड़ने की कोशिश न करें। दरअसल आपको बता दें कि संभल अति संवेदनशील इलाका है, इसलिए पुलिस चाहती है कि किसी तरह से कोई भी जो कानून व्यवस्था है उन कानून व्यवस्था में कोई चैनल लगा से और शांतिपूर्वक पूरी तरह से त्योहार हो सकें। फिलहाल संभल के सभी थाना सर्किल और सभी सीओ सर्किलों को यहाँ पर निर्देश दिया है कि पूरी तरह से पुलिस जगह जगहों पर मुस्तैद रहे और जो मुहर्रम है उनको शांतिपूर्वक निकाला जाए। सभी लोगों से अपील की गई है कि अगर कोई भी असामाजिक तत्व या किसी तरह से यहाँ पर समाज में कोई द्वेष भावना फैलाता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। इधर चौराहों पर जो ट्रैफिक पुलिस के अलावा जो आरटीओ और उसके अलावा हर चौराहे पर पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है। हर चौराहे पर पुलिस मुस्तैद है और पूरी तरह से जो त्योहार है वो शांतिपूर्वक मनाने की और पब्लिक से भी सहयोग करने की अधिकारियों ने अपील की है। हम लोग न्यूज वन इंडिया की खबर का जबरदस्त असर हुआ है। ऑपरेशन मसक अली के चलने के बाद नींद से जागे आबकारी विभाग ने अब ताबड़तोड़ कार्रवाई करना शुरू की है। इतना ही नहीं, इस कार्रवाई में अब सभी तहसील के एसडीएम भी शामिल है। लगभग 120 जगह छापेमारी कर 150 लीटर शराब के साथ 3 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है। इतना ही नहीं, अब आबकारी विभाग लगातार कटिल क्षेत्रों में अपना ध्यान बनाए हुए है और साथ ही में ओवर रेटिंग को लेकर भी आबकारी विभाग ने अब शिकंजा कसा है। अब देखना ये होगा कि आबकारी विभाग की यही कार्रवाई लगातार चलती रहती है या फिर ढुलमुल रवैया आबकारी विभाग अपना लेता है। कुशीनगर में सिपाही के बाइक से एक 60 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि मौत के बाद उग्र ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया और सिपाही को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि पुलिस इस मामले में पीड़ित परिजनों को सांत्वना देते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पूरा मामला कुशीनगर जनपद के बिशनपुरा थाना क्षेत्र के गोड़रिया का है, जहां पर एक सिपाही सेवरंज थाने से उसका ट्रांसफर हुआ था और रामकोला थाने के लिए वो आमद कराने जा रहा था। अभी वह बिशनपुरा थाने के गोड़रिया चौराहे पे पहुंचा ही था कि अचानक एक बुजुर्ग रास्ते में आ गया और उसके चोट लगने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसको देखते हुए उग्र ग्रामीणों ने उस सिपाही को रोक लिया और सड़क को जाम कर दिया। हालांकि जब इसकी जानकारी पुलिस को हुई, पुलिस मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई में जुट गई। 100 को कब्जे में लेते हुए जाम को समाप्त करा दिया और आगे की कार्रवाई का बात करते हुए आश्वासन दिया और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की बात कही। कानपुर के किदवई नगर थाना क्षेत्र में स्थित वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तीसरी क्लास का बच्चा अचानक एक मंजिल ऊपर से आ गिरा, जिसके बाद आनन फानन में बच्चे को पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बताते चले कि पूरा मामला कानपुर के किदवई नगर थाना क्षेत्र में स्थित वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर का है, जहां पर पढ़ने वाला तीसरी क्लास का छात्र अचानक रेलिंग पर चढ़ने लगा और एक मंजिल ऊपर से नीचे आ गिरा। आनन फानन में बच्चे को नीचे गिरता देख आसपास के बच्चे एकत्रित हो गए और उन्होंने जब शोर मचाया तो स्कूल प्रबंधन पहुंचा और पास के निजी अस्पताल में बच्चे को ले जाकर भर्ती कराया गया है। इस पूरी घटना की बात करें तो बच्चे के पैर और नाक में फ्रैक्चर आया है।
वहीं साथ ही साथ अभिभावकों को भी बच्चे की जानकारी दी गई, जिसके बाद अस्पताल पहुंचे अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाई और सुरक्षा के नाम पर मोटी फीस वसूलने वाले स्कूल प्रबंधन आखिर बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक कैसे कर सकते हैं। बच्चा काफी देर तक स्कूल की रेलिंग पर चढ़ता रहा, मगर उसने रोकने का किसी ने भी प्रयास नहीं किया। आखिर इस बच्चे के साथ यदि कोई बड़ा हादसा हो जाता तो इसका जिम्मेवार कौन होता। भीषण बारिश की वजह से शहर में जगह जगह जल भराव हो गया है। ऐसे में मच्छर भी बनबनाने लगे हैं। उनके काटने से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैल रही है। ऐसी बीमारी से निपटने के लिए मेडिकल कॉलेज ने पूरी व्यवस्था कर ली है। वार्ड 8 व 10 वार्ड को आरक्षित कर दिए गए, जहां पर 50 बेड लगाए गए, जहां पर डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे मरीज का इलाज किया जा रहा है। इस बीमारी का इलाज किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन मरीजों की संख्या लगातार इन हाईलाइट बढ़ रही, जिसको लेकर के डॉक्टरों की टीम भी अलग की गई है और वह इन बीमारियों का प्रॉपर तरीके से इलाज कर रहा है। अगर 4 से 5 दिन में ठीक नहीं होने पर उनकी जांच कराई जा रही, तो ऐसे में डेंगू व मलेरिया की पुष्टि होने पर उनका इन सब दोनों ही वार्डों को जो आरक्षित किया गया, वार्ड 8 व 10, वहाँ पर इलाज किया जा रहा है। इसके लिए मेडिसिन के कई डॉक्टरों की टीम भी लगाई गई है, जो इन मरीजों को जो इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं उनका इलाज किया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय कायन ने बताया कि लगातार जब बरसाती मौसम आता है तो इस तरह की बीमारियां पनपने लगती हैं, चाहे उसमें मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया सबसे अहम होता है। इन बीमारी से बचने के लिए डॉक्टर टीम लगा दी है, वार्ड आरक्षित कर दिया, उनका प्रॉपर तरीके से इलाज कराया जाए। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आने पर वह खुद उस चीज़ों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसको ठीक करने का काम कर, जिससे कि बरसात में जिस तरह की जो बीमारियां फैले उनको फैलने से रोका जा सके। फिलहाल अभी तक डेंगू के 2 और मलेरिया के 3 पेशेंट हाईलाइट में आए हैं, जिनमें से 1 को डिस्चार्ज कर दिया, बाकी 4 का हाईलाइट में इलाज चल रहा है। बिजनौर के मंडावली में कल एक हाथी दलदल में फंस गया था। जो धान का खेत था उसमें ज़्यादा बारिश होने के कारण धान का खेत बना था दलदल और उसमें हाथी फंस गया था। आज एक दिन बाद हाथी की हुई दर्दनाक मौत। जी हां, आपको बताते चले वन विभाग के लगातार प्रयास के बाद भी हाथी की जान नहीं बच पाई। अगर बात की जाए प्रशासन की लापरवाही की, तो साफ वन विभाग की लापरवाही दिखाई दे रही है, क्योंकि एक हाथी की मौत होना बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। लोगों के अलग अलग कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि हाथी को बचाया जा सकता था, अब आखिरकार इतना समय क्यों लगा, बड़े सवाल के घेरे में है वन विभाग। आपको बताते चले बिजनौर में लगातार 10 दिन से हो रही बारिश कहीं ना कहीं कहर बरपा रही है। अगर बात की जाए इंसानों की, तो इंसानों की मौत की जो आंकड़ा है वो 9 से ज़्यादा है। और बात की जाए जानवरों की, तो लगभग आप देख रहे हैं लगातार हम आपको वीडियो दिखाते हैं, कहीं हिरन तैरती नज़र आती हैं, कहीं हिरनों को बचा दिया जाता है, कई जंगली जानवर तैरते नजर आते हैं। इसी तरीके से हमने आपको कल हाथी की फंसे हुए की वीडियो दिखाई थी, जिसमें हाथी फंसा हुआ था। लेकिन आज एक दर्दनाक खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें हाथी की आज मौत हो गई है। इस मौत के बाद अलग अलग चर्चाओं में और वन विभाग कहीं ना कहीं बसता नजर आ रहा है। बदायूं में बहुत ही जिसे माना जाए दर्दनाक घटना हुई है। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये बिसौली कोतवाली क्षेत्र का मामला है, डीपी यादव की कोठी है वहाँ का मामला है, ये उनके पास का मामला है। हाई टेंशन लाइट टूटने, सभी परिवार बाहर गर्मी की वजह से सो रहा था, हाई टेंशन लाइट टूटकर उनके ऊपर गिरी है। बहुत ही दर्दनाक हादसा बदायूं में इस समय देखने को मिल रहा है कि एक ही परिवार के 3 लोग, पिता, पुत्र और पत्नी, तीनों एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये बिजली विभाग ऐसा विभाग है जिसके कान में चू नहीं दिखती, चाहे कितने भी बड़े हादसे हो जाएं। आए दिन रोज हादसे होते हैं, लेकिन अधिकारी क्यों संज्ञान नहीं लेते। कहीं किसी की भैंस जो है मर जाती है करंट लगने से, कहीं कोई हादसा होता है, लेकिन बिजली विभाग का कोई भी अधिकारी इसमें चू नहीं भरता। उच्च अधिकारी भी संज्ञान में क्यों नहीं लेते। जब तक इन पे एक्शन नहीं होगा तब तक ये ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। परिवार वालों का कहना है हम बार बार शिकायत करते रहे, लेकिन जो जर्जर लाइन थी उसे नहीं हटाया गया। अगर जर्जर लाइन हटा दिया जाता तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। भाई ही भाई के खून का प्यासा। जी हाँ, हम आपको बता दें ये पूरा मामला मुंशीगंज थाना क्षेत्र के मौजी तिवारी के पुरवा का है, जहां पर बड़े भाई ने अपने दर्जनों साथियों के साथ छोटे भाई के ऊपर लाठी डंडे व
धारदार हथियार के साथ हमला कर दिया और वहीं छोटे भाई पिता पुत्र को लाठी डंडे व धारदार हथियार से पीट कर मरासन कर दिया। वहीं स्थानीय लोगों ने पिता पुत्र दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। फिलहाल पीड़ित परिवार ने पुलिस में तहरीर दी है और पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक पुलिस ने किसी भी आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे पीड़ित परिवार व पिता पुत्र की जान का खतरा अभी भी बना हुआ है। जनपद आगरा की थाना पड़ौरा क्षेत्र के अंतर्गत गांव बरपुरा में संदिग्ध परिस्थिति में 2 दिन पूर्व हुई 35 वर्षीय युवक की मौत के मामले में हत्या का मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मृतक की पत्नी की तहरीर पर 7 आरोपियों पर यह मुकदमा दर्ज किया है। आपको बताते चले कि 2 दिन पूर्व रात को खेत पर गया था युवक, उस दौरान सुबह मृत अवस्था में मिला था उसका शव, जिसके बाद पुलिस ने मृतक को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, तो वहीं विद्युत करंट लगने की मौत होने की पुलिस ने जताई थी आशंका। बहरहाल पुलिस ने मृतक की पत्नी के तहरीर के आधार पर 7 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई